डिस्ट्रीब्यूशन आज का हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम जो है वो सेक्शन 25 जो कि प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर के साथ डील करते हैं उसको हम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिर हम सेक्शन नंबर 25 प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको ये राइटिंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो आप अपने बुक अपने पास रखिएगा, ठीक है, और मेरे लेक्चर को सुनते जाइएगा। ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कहते हैं पर्सन शेल बी अलाउड और डिडक्शन फॉर एनी प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डिंग विद दिस सेक्शन। वो कहते हैं कि अगर आप प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, तो इस सेक्शन के तहत सेक्शन 25 के तहत क्या होगा, आपको जो है ना प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्या है, आपको अलाउड है। ठीक है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस मैं थोड़ा इनकम स्टेटमेंट में आपको थोड़ा बता दूं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये कि बिजनेस आपके लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यूज होती है, उसमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होती है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नेट इनकम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है ना वो डिडक्शन जो आप क्लेम करते हैं प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर की, वो यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, वो कहते हैं इस सेक्शन के तहत अगर आप जो है ना कोई प्री कमिशमेंट जो है ना वो आप जो है ना कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो आप जो है ना यहाँ से माइनस कर सकते हैं। ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 25 जो है ना आपको जो है ना वो अलाउड करता है। ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम आ जाते हैं प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर को। इसने यहाँ पर जो सब सेक्शन 5 है ना, यहाँ पर हमने इसने इसको डिफाइन किया। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम जो है ना बाकी सेक्शन की तरफ हम आते हैं। इन दिस सेक्शन प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द कमिशमेंट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, होली इंक्लूसिवली जो प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो क्या होते हैं, बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले किए जाते हैं। ठीक है, इसको अपने जहन में रखना है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। wholly exclusively to derive income chargeable to tax including the cost of feasibility studies। ठीक है, तो जो प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ आती है, प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना उसमें से क्या चीज़ जो है ना वो आ जाती है। तो आपने क्या होते हैं, आपने इसको याद रखना है, कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़। ठीक है, अब देखिए ये कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, आपने मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने किसी एरिया में क्या करना है, आपने कोई बिज़नेस जो है किसी मुल्क में आपने क्या करना है, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना है। तो उस स्टार्ट करने से पहले, बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप जो है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करवाते हैं कि क्या अगर मैं यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो क्या मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, और अब उसकी फिजिबिलिटी स्टडी क्या कहते हैं, उनको कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह जो गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पर जो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेट्रो बस चलाई हैं, ठीक है, जो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलाई हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, पहले फिजिबिलिटी स्टडी जो है ना वो कंडक्ट कर लिया होगा। ठीक है, कि किन किन रूट से हम जो है ना इसको गुजारें, मेट्रो बस को गुजारें तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बिज़नेस की पर्पज़ से आपने याद रखना है कि ये बिज़नेस से पहले जो है ना वो किया जाते हैं कि बिज़नेस जो इस एरिया में कंडक्ट किया जाता है क्या वो सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फिर वो आगे आ जाते हैं फिजिकल स्टडी में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स की वो बात कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रोटोटाइप्स, TYPS। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये प्रोटोटाइप्स क्या होता है, ये किस्म का क्या होता है, एक सैंपल होते हैं। ठीक है ना, एक किस्म का क्या है, एक सैंपल होते हैं, एक मॉडल होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, टू टेस्ट आइडिया, किसी आइडिया को टेस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, किसी कंपनी ने क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर क्या किया, बनाया है। ठीक है, अब इस आइडिया को वो एक्चुअली वो टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी बिजनेस इसको पहले इसको लॉन्च नहीं किया है, इससे पहले वो इस आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसको जो है ना वो रियल वर्किंग कंडीशन में क्या कहते हैं उनको लाना चाहते हैं। ठीक है ना, ताकि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या होता है, ये का प्रोटोटाइप जो है ना वो है। ठीक है, किसी आइडिया को टेस्ट करने के लिए ये क्या होता है, बिज़नेस से पहले की जाती है। ठीक है, कि कोई और ये क्या होता है, मिसाल आप उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, डमी किस्म का जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, डमी। ठीक है, किसी आइडिया को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। तो इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं वो क्या होगा, प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है, फिर तीसरा वो कहता है ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की वो बात कर रहा है। ठीक है,
ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जो है ना वो बात करता है, ठीक है। अब देखिए कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं आप जो है ना आप जो है ना क्या करते हैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है ना अगर कार प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसको बाकायदा क्या होता है अपने बिज़नेस जो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले यानी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप पहले क्या करते हैं उसकी ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ताकि आप जो है ना उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, कोई इशू हो, कोई इसमें फ़ॉल्ट हो, ठीक है ना, उसको क्या किया उनको रिव्यू आप करते हैं, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन आप करते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप कहते हैं उनकी ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं ताकि इसमें से कोई फ्लॉ इशू वगैरह उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। तो वो इसलिए जो है ना वो किया जाता है, ठीक है ना, ये एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की जाती है, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कोई फ्लॉ हो किसी प्रोडक्ट में, कोई भी जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आइडेंटिफाई फ्लॉ हो, ठीक है ना, खामी कोई इशू हो, ठीक है ना, तो वो की जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे ना, ठीक है ना, तो वो किस में डिडक्शन आएगा, वो प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। आगे वो कहता है बट शैल नॉट इंक्लूड एन एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग लैंड, ठीक है। आपने क्या करना है उसमें से क्या चीज़ नहीं आएगा, ठीक है, क्या चीज़ नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडेड। ये डायरेक्ट अब आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच एक्सपेंडिचर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो खर्चा आप लैंड मिसाल के तो आपने बिज़नेस के लिए कोई लैंड जो है ना वो बिज़नेस आपने कोई स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपने कोई लैंड ख़रीद लिया, ठीक है। तो वो जो बिज़नेस के लिए आप जो है ना वो लैंड ख़रीदते हैं वो प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अच्छा डेट फिर आगे वो कहते हैं ए आर विच इज़ डिप्रिशिएट और अमोटाइज्ड अंडर सेक्शन 22-24, ठीक है। अब डेट कोई फिक्स एसेट है इसकी आपने कोई डिप्रिशिएशन हुई है, ठीक है ना, या कोई आपकी इंटेंजिबल एसेट है इसकी अमोटाइजेशन जो है ना वो हुई है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू कम होती है उसको अमोटाइजेशन कहा जाता है, फिक्स एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज आती है उसको डिप्रिशिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो भी डिप्रिशिएशन की वैल्यू या अमोटाइजेशन की वैल्यू जो है ना आप उसको अमाउंट को प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते। इसकी रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी जो है ना वो डिप्रिशिएशन अमोटाइजेशन की जो मद में जो अमाउंट है वो ऑलरेडी क्या करता है आप टैक्स अथॉरिटी से क्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लिहाजा जब आप इसी चीज़ की ऑलरेडी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं, डिडक्शन आप ले रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है वो आप प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में आप उसको नहीं डाल सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया डिफ़ाइन भी किया कि प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो इसने सब सेक्शन 5 ने इसको डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। तो ये सारे आपको चीज़ को याद रखें कि एमसीक्यूज में से आ सकता है, ठीक है। फिर वो कहता है सब सेक्शन 2 है ना, वो कहते हैं कि प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर विल बी अमोर्टाइज्ड एट 20% पर एनम की वो बात कर रहा है, ठीक है ना, 20% पर एनम, ठीक है, पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो वो कहते हैं कि प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर की अगर आपने डिडक्शन क्या करना है कोई क्लेम करनी है ना तो फिर क्या होगा वो डिडक्शन क्या होगा वो 20% होगा पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ना वो होगा, ठीक है। अब डिसीजन ये कैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, ठीक है, मिसाल लेता हूँ। आपने क्या किए 1 लाख रुपये किया प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर की मद में आपने क्या किए खर्च किए हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो डिडक्शन अब क्या होगा आपने क्या करना है डिडक्शन भी तो इसकी आपने क्लेम करनी है ना, तो वो कैसे होगा आपने इस तरह करनी है कि क्या होगा उसको 20% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट को, ये क्या पर एनम है, ठीक है, पर एनम सालाना। ये मैंने क्या कि जो 1 लाख रुपए की क्या कि मैंने सपोज़ किया हुआ कि आपने इतने एक्सपेंडिचर कर लिए हैं प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, मिसाल लिया। और पर एनम क्या है ये आपको गिवन है, ठीक है ना, वो शेड्यूल में जो थर्ड शेड्यूल में गिवन है, ठीक है। तो अमाउंट क्या आ जाती है इसको मल्टीप्लाई करके आ जाती हैं 20,000 जो है ना वो रुपया आ जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये 20,000 रुपया क्या होगा ये हर साल क्या होगा हर साल, ठीक है ना। आप क्या करेंगे इसकी अमाउंट क्या सकते हैं आप इसकी डिडक्शन क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कीजिए ना मिसाल के आप कहते हैं कि मैं ये जो प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है ना इसको मैं 3 साल तक क्या करूँगा इसको जो है ना मैंने इसको क्या करना है उसको स्प्रेड आउट करना है 3 साल तक, जिसको हम कहते हैं अमोर्टाइज़ करना, ठीक है ना। अमोर्टाइज़ यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है ना। अमोर्टाइज़ का मतलब ये है कि आप इसको एलोकेट करते हैं ओवर द
पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला जो साल आया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे आप जो है ना वो प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर को आपने क्या किया, स्प्रेड आउट कर लिए। ये 20,000 आ गया, ये भी 20,000 आ गया, ठीक है। ये डिडक्शन क्या होगा, प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर को क्या किया आपने, उसको अमार्टाइज कर लिया, यानी उसको आपने स्प्रेड आउट कर लिया, ठीक है। और ये क्या होगा, 20,000 रुपये आ गए। टोटल मिला के कितने होते हैं, टोटल जो है ना वो 1 लाख जो है ना वो बन जाते हैं, ठीक है, 5 साल में। तो फिर हर साल क्या होगा, आप जो है ना 20,000 रुपया क्या होगा प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर की मद में आप जो है ना वो डिडक्शन में शो कर सकते हैं, आप उसको डिडक्ट करवा सकते हैं। जब दूसरा साल आएगा फिर क्या होगा, आप जो है ना 20,000 रुपये प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर की मद में डिडक्शन में जो है ना आप जो है ना वो शो कर सकते हैं। यहाँ तक क्या होगा, 5वें साल भी आप क्या होगा उसको डिडक्शन में शो कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो ना स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये है कि वो जो अमाउंट आएगी ना दैट वुड रिमेन ऑलवेज सेम होगा, ठीक है ना। ये हर साल क्या होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बेस पे जो भी अमाउंट आएगी ना, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फिगर हो, 5 लाख हो, जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी ये अमाउंट आएगी ना, ये जो आप जो है ना आगे स्प्रेड आउट करेंगे, वो जो अमाउंट क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि वो क्या होगी, वो इट विल रिमेन सेम कांस्टेंट होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने जाना इसको याद रखना है कि क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगा, अमोर्टाइज होगा, और वो रेट क्या होगा 20% पर एनम, ठीक है। तो दोनों MCQs जो है ना वो आपने याद रखना है। और मैंने साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है कि इसका क्या मतलब है। फिर हम जो है ना ये सब सेक्शन 3 की तरफ आ जाती हैं। वो कहते हैं कि टोटल डिडक्शन ऑन द अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन द करंट टैक्स ईयर और इन ऑल प्रीवियस टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब डिडक्शन वो कहना चाहते हैं कि जो भी आप जो है ना वो प्री कमिशनल की मद में आप जो है ना वो जो भी डिडक्शन क्लेम करते हैं ना, डिडक्शन लेते हैं, तो वो डिडक्शन क्या होगा, वो प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर से कभी भी क्या होता है वो ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी क्या होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो भी डिडक्शन आप क्लेम करते हैं वो डिडक्शन प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि मैंने कहा कि आपने क्या कि 1 लाख रुपया प्री कमिशनल की एक्सपेंडिचर की मद में खर्च कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा सर, मैंने बताया कि प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर को आप जो है ना वो एलोकेट करते हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो आप एलोकेट करते हैं हर साल आपने किया कि ये डिडक्शन आप जो है ना वो आप क्लेम करते हैं, फिर 20,000 रुपीज़ आपने जो है ना वो डिडक्शन हर साल जो आप क्लेम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये जो डिडक्शन है ना, ये क्या होगा प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। या दूसरे अल्फाज में कि प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर के बाद में जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होंगे और डिडक्शन से जो आप जो है ना वो क्लेम करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये इसका जो मेन थीम है वो ये कहना चाहता है। वो कहते हैं सेक्शन जो सब सेक्शन 4 है, ठीक है। वो कहते हैं नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन वेयर डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर अनदर सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ प्री कमिशनल एक्सपेंडिचर इन द टैक्स ईयर इन इट इज़ इनकर्ड। ट्रेडिशन वो कहना चाहते हैं कि अगर आपने इसी ऑर्डिनेंस के किसी और सेक्शन के तहत किसी एसेट के ऊपर आपने क्या किया, उसकी जो है ना किसी एसेट के ऊपर आपने ना प्री कमिशनल की मद में अपने कोई डिडक्शन जो है ना वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर जो है ना वो आप दोबारा प्री कमिशनल की मद में आप जो है ना वो डिडक्शन आप जो है ना दोबारा नहीं ले सकते। यानी क्या होगा, प्री कमिशनल की मद में आप जो डिडक्शन होगा ना वो सिर्फ आप एक ही बार जो है ना उस एसेट के ऊपर आप ले सकते हैं, दोबारा जो है ना आप दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये कहना चाहता है। फ्रेंड्स सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।